नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी का, और उसके बाद ग्रुप डी का भी होगा, और इस बार होगा ही, इसमें कोई आनाकानी वाली बात नहीं है। और पिछले साल यानी कि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 में रेलवे का ग्रुप डी हो या एएलपी टेक्नीशियन, उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है जो हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब बेसिक क्वेश्चन सब उठा करके 9th-10th का डाल दिया गया है, और आप मिला के देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक लीजिए और उठाइए, उसमें देखिए 9th का और 10th का बेसिक क्वेश्चन सब डाला गया है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज 9th और 10th का ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, और वह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इफेक्टेबल होगा एग्ज़ाम के लिए। इसको आप जैसे इस ऑब्जेक्टिव को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा जो किस तरह का है ये, और जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह से इसमें लिया गया है, ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। तो पहले हम क्या किए हैं, 9th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। उसके बाद मैं फिर और 10th का तैयार करूँगा और बारी बारी से डालता रहूँगा इस पर। तो सबसे पहले हम 9th का जो है हमारे परिवेश के पदार्थ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसी वीडियो में मैं जो फिजिक्स का है पहला चैप्टर, वो विज्ञान और मापन, तो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, चलिए, हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है, जो किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, तो वो हो जाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन हो जाता है। जैसे कि द्रवनांक, क्वथनांक, संघनन, ये सब पढ़े होंगे, हिमांक पढ़े होंगे। इसी तरह से ऊर्ध्वपातन भी होता है। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है, पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि मान के चलिए आपके पास बर्फ़ है यानी कि ठोस है, उसको पिघलाइएगा तो क्या होगा, द्रव में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो सीधे क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तन हो जा रहा है। तो सीधे वाष्प में परिवर्तन यहाँ होना चाहिए इसको द्रव में, लेकिन द्रव में नहीं होकर क्या हो रहा है, सीधे वाष्प में हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो जैसे ऊर्ध्वपातन कौन कौन वस्तु का होता है, कौन कौन पदार्थ का होता है, जैसे गंधक हो गया, आपको आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, तो ये सभी का क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है, वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है, क्या होती है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ठंडक। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक भी घटता है, ऑप्शन बी। तो वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक भी घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, गैस द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाएगा, याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी। गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन हो गया, इसका सही आंसर हो गया संघनन। चलिए आगे देखते हैं, चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है कहलाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए। जी सही सोचे हैं आप लोगों ने, वही क्या, वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है। ठोस जो है द्रव्य में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, द्रव्यनांक हो जाएगा। जैसे बर्फ़ का गलना क्या होता है, द्रव्यनांक होता है। ठोस क्या हो रहा है, द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्य में परिवर्तन यानी द्रव्यनांक। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल कहलाता है। यानी पदार्थ होता है, आप सभी लोग जानते हैं पदार्थ क्या है, छोटा छोटा कणों से मिलकर के बना होता है, और उसको एक साथ बांध कर रखने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अंतराण्विक स्थान, बी है बंधन, और सी है अंतराण्विक बल, और डी है नाभिकीय बल। तो बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। जी सही बताएं, आपका सही है, और जिनका नहीं हुआ है तो देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतराण्विक बल।
आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें अगरबत्ती की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? आप लोग बताइए। 7वां क्वेश्चन क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रसरण। यानी प्रसरण की क्रिया से क्या होता है, जैसे कोई भी सुगंधित पदार्थ को आप रखिए, यानी कि वो क्या होगा, प्रसरण की क्रिया से वायु में चारों तरफ फैल जाएगा, तो हो जाता है प्रसरण। 8वां क्वेश्चन। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि, बताइए, बर्फ का जो टुकड़ा होगा जल की सतह पर क्यों तैरेगा? ऑप्शन ए है जल से भारी होता है, यह ऑप्शन बी है यह जल से हल्का होता है, ऑप्शन सी है दोनों का घनत्व समान होता है, और ऑप्शन डी है इनका घनत्व अधिक होता है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, सही बोले आप लोग, यही होगा, यह जो है जल से हल्का होता है इस कारण से, और बर्फ़ का घनत्व जो होता है जल की घनत्व से कम होता है, ये भी एक कारण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9वां, 105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को क्या है, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 273 में जोड़ देते हैं सेंटीग्रेड को, तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 105, तो हो जाना चाहिए ऑप्शन सही, ऑप्शन ये होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.15 है, इस ताप को डिग्री सेल्सियस में बदले। ठीक है, तो बदलिए आप लोग जी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, दीजिए कमेंट में आप लोग। तो दोस्तों सही कहा आप लोगों ने, आपका आंसर सही है। इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा सही है, राइट आंसर। राइट आंसर डी 400 डिग्री सेल्सियस। कैसे, तो कितना है ये ताप जो है केल्विन में दिया हुआ है कितना 673.15, तो उसको क्या करना है हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करना है, जो केल्विन रहता है ना, केल्विन में से 273.15 को घटा दीजिए, तो कितना दिया हुआ है 673.15, इसमें से आप घटा दीजिए उसको 673.15 से, तो आ जाएगा 400 आपका। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, क्या है? ऑप्शन ए निम्न ताप, बी उच्च ताप, सी उच्च ताप, और डी नन। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा जी, सही सोचा है आपने, ये उच्च ताप। उच्च ताप से होता है क्या होता है प्लाज्मा अवस्था, और जानते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होता है वो क्या होता है प्लाज्मा अवस्था, और इसको अत्यधिक ताप दे करके, मतलब कि अत्यधिक ताप जब हो जाता है तो उस पर क्या बनता है प्लाज्मा अवस्था बनता है। तो दोस्तों इस तरह से एक आपका आएगा जो ये क्या बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि पदार्थ की पंचम अवस्था है, तो उसको गर्म करके बनाया जाता है या ठंडा करके, तो उसको आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर जो है अवश्य दूंगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। गर्म करने पर गैस का आयतन ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म करने पर गैस का आयतन जो है बढ़ जाता है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं 13। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है विलंब से, ऑप्शन बी है जल्द, ऑप्शन सी है उमस के कारण, और डी है ठंडक के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्द्र वायु में जो है विलंब से कपड़ा सूखता है। ठीक है, आर्द्र वायु में विलंब से, यही बात, वायु जब शुष्क रहेगा तो जल्दी सूखने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है आपका हवादार जगहों पर द्रव्य के वाष्पन का वेग क्या हो जाता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हवादार जगहों पर द्रव्य का वाष्पन जो है बढ़ जाता है, वाष्पन की क्रिया हवादार जगहों पे बढ़ जाता है। कैसे? तो आप देखते हैं जब कपड़ा सुखाना होता है तो क्या करते हैं, फैन को ऑन कर देते हैं, जिस कारण क्या हो जाता है कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी कि वाष्पन की क्रिया क्या हो गई, बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
15 नंबर, गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा होती है। यानी गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है, वही गतिज ऊर्जा हो गया या कणों की गति कहिए। उस बीच जब पदार्थ का जो कण होता है उस कणों के बीच का जो गति होता है यानी मूवमेंट वो करता है, उसको क्या कहते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा या गति कहिए आप, तो वो क्या होता है गैसीय अवस्था में। ऑप्शन ए है अनियमित, ऑप्शन बी है नियमित, ऑप्शन सी है अत्यधिक तीव्र, ऑप्शन डी है ए एवं सी दोनों। तो चलिए इसका सही उत्तर जो हो गया, जी जिन्होंने बनाए हैं इसका सही उत्तर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत किए हैं आप लोग, इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। और आपका जो हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। यानी कहने का मतलब इसका डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गैसीय अवस्था में जो होता है कणों की गति जो होती है अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र भी होती है। तो ये हो गया आपका सही उत्तर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जिस ताप पर क्या हो रहा है, ठोस यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्य में बदल रहा है, यानी कि बर्फ जो है द्रव्य में बदल रहा है। तो क्या द्रवनांक हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा, ए एवं सी। तो क्या होगा इसमें, देखिए दोस्तों, द्रव्यनांक उसको कहते हैं जब हम ठोस को पिघलाकर द्रव्य में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये सही हो गया। और दूसरा हो गया क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जब हम जल को गर्म करते हैं और वह वाष्प में बदलने लगे तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद गलनांक। गलनांक भी एक प्रकार से क्या द्रव्यनांक का ही रूप है, यानी कि ठोस को जब पिघलाएंगे तो वो गलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, गलनांक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए एवं सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, द्रव्य में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की तुलना में क्या होती है दोस्तों, बताइए आप लोग। जी सही बताया है। तो ऑप्शन ए जो है कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक होती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। द्रव्य बहाव का जो होता है अधिक होता है दोस्तों। देखिए द्रव्य में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस से क्या होती है, अधिक होती है। तो अधिक होती है राइट आंसर। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होते हैं। क्या होते हैं भाई ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी नन। बताइए क्या होगा। ठोस पदार्थों का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। द्रव्यनांक एवं, सही उत्तर क्या हो गया, अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 18 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अच्छा गैस, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है शुष्क बर्फ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या हो जाएगा। जी सही कहा आप लोगों ने, क्या होता है शुष्क बर्फ। उसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ की पंचम अवस्था BEC प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था और आप लोग अगर कमेंट में दे दिए हैं जवाब तो बहुत अच्छा, नहीं दिए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन ए है अत्यधिक उच्च ताप पर, ऑप्शन बी है अत्यधिक उष्मा पर, ऑप्शन सी है अत्यधिक शीतलित करके और ऑप्शन डी है अधिक दाब पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अत्यधिक शीतलित करके। कैसे होगा ये, तो दोस्तों जानते हैं पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए क्या किया जाता है, जो ताप दिया जाता है। तो चौथा अवस्था तक तो हम ताप दे करके उसको, यानी अधिक ताप दे करके, उच्च ताप दे करके उसको बदलते हैं। लेकिन पांचवा अवस्था एक लौता अवस्था ऐसा है जिसको अति शीतलित करके, मतलब कि ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो इसको कौन से वैज्ञानिक का योगदान रहा है, ये आप सब लोग कमेंट कीजिए। इस पे हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जब इसका थ्योरी बनाएंगे तो थ्योरी में क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, LPG CNG एवं अस्पतालों में दिए जाने वाले गैस कैसी होती है। ऑप्शन ए असंपीड़ित, ऑप्शन बी संपीड़ित, ऑप्शन सी ठोस रूप में। बताइए कैसा होता है। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़ित रहता है, यानी कि कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड करके उसको किया जाता है, डाला जाता है सिलेंडरों में। चलिए आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है क्या आपका, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है कहलाता है, क्या कहलाती है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए है द्रवनांक, ऑप्शन बी है क्वथनांक, ऑप्शन सी है द्रवीकरण एवं ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो दोस्तों जानते हैं वो संघनन होता है। संघनन का ही दूसरा नाम है यहाँ पे क्या, द्रवीकरण। तो आप लोग ये इसको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्रवीकरण। द्रवीकरण को ही संघनन बोलते हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। जी हाँ, सही कहा आप लोगों ने, जी आपका भी सही है। क्योंकि देखिए सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई ठोस पदार्थ द्रव्य रूप में बदले तो क्या कहलाता है, द्रवनांक। लेकिन कोई द्रव्य पदार्थ जब वह गैस रूप में बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो जल के लिए क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल के लिए। और केल्विन में हम देखें तो केल्विन में क्या हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी मारा है उनका भी सही होगा और जिन्होंने ऑप्शन ए मारा है उनका भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है वह प्रक्रिया, सॉरी एक मिनट, हाँ 24 नंबर में है वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस संघनित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है द्रवीकरण, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है निम्न ताप और ऑप्शन डी है क्रांतिक ताप। तो बताइए क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, क्रांतिक ताप जो होगा सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्रांतिक ताप क्या होता है दोस्तों, क्रांतिक ताप वह ताप न्यूनतम ताप होता है। क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर, यानी जिस ताप पर कोई भी गैस जो है द्रव्य रूप में बदलने लगता है। तो क्या हो रहा है यहाँ, संघनित होना मतलब क्या, संघनित कहने का मतलब वही हो गया द्रव्य में बदलना गैस से। तो न्यूनतम ताप जो होता है उसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप। जब तक उसको मिलेगा तभी वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर और केमिस्ट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य में लाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा ठोस के बीच स्थित अंतरान्विक आकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ठोस पदार्थ को द्रव्य में लाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा ठोस के बीच स्थित अंतरान्विक आकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च हो जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए न्यूनतम ताप, ऑप्शन बी संचित ऊष्मा, ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा और ऑप्शन डी क्या, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा। जी बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वो है क्या, गुप्त ऊष्मा, जिसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। चलिए दोस्तों ये हो गया केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम इसमें फिजिक्स का जो है विज्ञान और मापन पहला चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह का है, इसमें भी 20-22 क्वेश्चन होंगे, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है जो आपको फ़ायदा नहीं देगा। एकदम बेसिक क्लियर जो है इस क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। जब तक बेसिक आपका फिजिक्स में क्लियर नहीं होता है, आप आगे का जो भी है चैप्टर उसको समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें हम बेसिक से कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया, किसी राशि का परिमाण, किसी राशि का मैग्नीट्यूड जो होता है किससे तुलना करके यानी कंपेयर करके हम ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन ए है राशि, ऑप्शन बी है मात्रक, ऑप्शन सी है दोनों और इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही, आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मात्रक। यानी किसी राशि का मात्रक जो होता है वो हम क्या करते हैं, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की तुलना करके हम क्या, मात्रक को ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 kg वाले द्रव्य का भार कितना होगा, बताइए दोस्तों। अक्सर लोग क्या करते हैं इस kg यानी कि द्रव्यमान और भार में कन्फ्यूजन रहता है सभी को। द्रव्यमान और भार में क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है सभी को। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब आप द्रव नहीं समझ लीजिएगा, ये द्रव जो होता है ये अलग होता है। ये द्रव का मतलब हो गया लिक्विड, ठीक है।
लेकिन ये द्रव्य का मतलब होता है, इसमें आपका जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था का ये एक तरह से है। जैसे कि ठोस हो गया, तो ठोस भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। गैस, गैस भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। उसके बाद द्रव, द्रव भी एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। यानी कि सभी द्रव जो होंगे द्रव्य होंगे, लेकिन द्रव द्रव्य नहीं होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में है 9.8 न्यूटन, बी में है 10 न्यूटन, सी में है 1 kg और डी में है 9.8 kg। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा 9.8 न्यूटन होगा। यानी 1 kg वाले द्रव्य का भार जो होता है वो क्या होता है, 9.8 न्यूटन। यानी कि भार जो एक प्रकार का होता है बल ही होता है। यानी तब फोर्स का क्या होता है फार्मूला, F बराबर ma। ma यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे किसके तुलना में हम ज्ञात करते हैं, गुरुत्व त्वरण। तो इसको आप mg कर दीजिए, ठीक है। mg होता है F बराबर mg। तो mg क्या है पृथ्वी के लिए 9.8, ठीक है। और द्रव्यमान क्या है 1 kg। तो इसको 1 से गुना कीजिएगा, 1 गुने 9.8, तो ये इसका जो आ जाता है न्यूटन में आ जाता है। तो ये आपका हो गया 9.8 न्यूटन सही उत्तर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आधारी राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं फंडामेंटल जो यूनिट होता है वह कितना होता है, 7 होता है। कौन कौन होता है तो आप लोग बताइए कमेंट में, 7 वो। जैसे कि हम आपका हिंट दे देते हैं आपको, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, इस तरह से ज्योतिफ्लक्स, इस तरह से 7 को होता है। तो नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, याद है जिनको तो वो कमेंट में कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए स्टेरेडियन, बी रेडियन और सी डिग्री, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा समतल कोण का। जी बिल्कुल सही, रेडियन जो होगा सही उत्तर होगा। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, और घन कोण का एसआई मात्रक क्या होगा तो उसका हो जाता है स्टेरेडियन। आगे देखते हैं पाँचवा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए। जी बिल्कुल सही, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं दोस्तों क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है। इससे पहले मैंने चर्चा किया है क्या, न्यूटन। तो न्यूटन तो होगा ही ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ए एवं बी दोनों, तो इसका हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक बताइए दोस्तों क्या होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है एटीएम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए क्या होगा सही। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे होगा तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, उससे निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जूल किसका एसआई मात्रक है। चलिए बताइए जूल किसका एसआई मात्रक है। कार्य का, ऊष्मा का, ऊर्जा का, ए बी सी तीनों का। बताइए किसका हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा। सही है तीनों का। जूल जो है कार्य का भी है, जूल क्या है ऊष्मा का भी है और ऊर्जा का भी है, तो तीनों का हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन 11 में देखते हैं घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। घनत्व का ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर के पावर इन्वर्स 2, उसके बाद बी में है kg मीटर के पावर -q, उसके बाद ऑप्शन सी में है ए बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लोहे के एक टुकड़े का आयतन जो है 0.45 मीटर क्यूब है और इसका द्रव्यमान है 3510 kg।
लोहे का घनत्व क्या है? घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? फार्मूला, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन आप कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 7800 kg। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोगों का आंसर ये इसमें लगाएंगे तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? देखिए 7800 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मात्रक जो है इसका चेंज है, केजी मीटर क्यूब है, लेकिन ये तो होगा नहीं, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये देखिए 7800 इसके बराबर हो जाएगा, और ये केजी मीटर -3 है, तो ये बटा में हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7.8 गुने 10⁻³ kg मीटर के पावर -3। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 1 kg बराबर होता है, किसके बराबर होगा? 10 kg के। होगा ही नहीं, संभव ही नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी 50 ग्राम के, ऑप्शन सी 1000 GM के, और ऑप्शन डी 1000 G के। किसके बराबर होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन देने का मतलब मेरा ये हुआ को अक्सर हम क्या करते हैं, GM लिख देते हैं। GM लिखना बिल्कुल गलत है, GM नहीं लिखिएगा, वो G लिखाता है। ग्राम का जो होता है उसको हम G से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम दे दिए थे 1000 GM भी और 1000 ग्राम भी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 14। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? बताइए कौन सा आधारी राशि नहीं है? तो 7 वो आधारी राशि होता है, बाद बाकी जो भी राशि होता है वह व्युत्पन्न राशि होता है। तो देखिए द्रव्यमान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेग, सी में है समय, और डी में है विद्युत धारा। तो दोस्तों इस सभी में देखिए ये भी है आधारी राशि, ये भी है आधारी राशि, और ये भी है आधारी राशि, लेकिन वेग जो है आपका आधारी राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 15। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्त? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऊष्मा का जो होता है जूल होता है, और ताप का होता है केल्विन, ठीक है। ये ताप का हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें, इसमें क्या होगा? जूल। आगे देखते हैं 16 नंबर। ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक क्या है? क्या है? ऑप्शन बी कैंडेला। आगे देखते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर डैश केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी किसके बराबर होगा ये? ऑप्शन ए है 10⁻3, ऑप्शन बी 10⁻6, ऑप्शन सी है 10⁻³ और ऑप्शन डी है 100। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये 10⁻3। चलिए उसके बाद है 18 नेक्स्ट। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है लगभग? बताइए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। सही उत्तर 4.2 जूल। आगे देखते हैं 19 नंबर। 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? बताइए 1 प्रकाश वर्ष जो होता है कितने के बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है 3.08 × 10⁻16 मीटर, बी में 9.46 × 10⁻15 मीटर, सी में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और डी में है बी एवं सी। जी बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर है बी एवं सी दोनों। तो 4 यहाँ होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो है, प्रकाश वर्ष जानते हैं दूरी का मात्रक होता है, और दूरी में यहाँ पे देखिए 9.46 × 10⁻15 मीटर में, लेकिन इसी को क्या कर दिया है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या होता है 1000 से भाग कर देते हैं। तो 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? बी एवं सी दोनों। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए है 3.08 × 10⁻15 मीटर, बी है 3 × 10⁻16 मीटर, सी है 3.08 × 10⁻16 मीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? जी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। आगे देखते हैं ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है?
ताप का क्या होता है दोस्तों, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है सही उत्तर? केल्विन ताप का ऐसा मात्रक। और जूल किसका होता है? ऊष्मा का। चलिए आगे देखते हैं। दाब यानी कि प्रेशर का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा? दाब। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। दाब बराबर क्या? बल बटे क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए जो है ये भी सही हो जाएगा। और पास्कल भी होता है इसका ऐसा मात्रक, तो ये पास्कल भी होगा। तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर सी। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे अब क्वेश्चन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखने के लिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बायोलॉजी से होगा, कोशिका से रिलेटेड। उसका पहला चैप्टर है कोशिका। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन बताएंगे सेट करके, जो कितना उसमें क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों को मिल जाएगा। उसका बेल आइकन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। धन्यवाद।